नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर भी एक जारी किया गया है, उसमें जो निबंधात्मक प्रश्न उत्तर दिए हैं उसमें एक टिप्पणी वाला प्रश्न भी है। और बोर्ड का जो पेपर होता है अभी 2024 का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें भी पूरी संभावना है कि टिप्पणी वाला प्रश्न अवश्य आएगा कि निम्नलिखित में से किसी दो पर या किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। तो ये निबंधात्मक प्रश्न में आने की संभावना है। तो यहाँ मैं टिप्पणी के हिसाब से आपको ये 4-5 जो टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो हमारा लेसन है उसमें, तो इसके बारे में शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे आप आसानी से उस पर टिप्पणी लिख के उसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो कक्षा 12 का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला का ये आज का वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जब 1914 से 1918 तक का जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें भारतीय लोगों ने, भारत की जनता ने अंग्रेजों का सहयोग किया था कि इस युद्ध के बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। ये सोचकर अंग्रेजों का तन मन धन से पूरा समर्थन इस प्रथम विश्व युद्ध में किया था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, विश्व युद्ध के तुरंत बाद एक काला कानून जिसे क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं, काला कानून भी इसे कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा गया। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के अंदर अंग्रेज पुलिस अफसर थे, वो किसी भी भारतीय को बिना कोई अदालती आदेश के, बिना किसी कारण के सीधा जेल में बंद कर सकते थे। उन्हें किसी भी सर्च के लिए भी उन्हें कोई वारंट की जरूरत नहीं थी। इसलिए इसे काला कानून की संज्ञा गांधी जी के द्वारा दी गई। रॉलेट एक्ट को गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून की सजा दी गई। मार्च 1919 में ये कानून आया था। कब आया था? मार्च 1919 में ये कानून आया था। गांधी जी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। गांधी जी इस कानून के लागू होने से बहुत ही निराश हो गए थे। लोगों ने इसे कहा कि ये बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून है। इसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी। किसी भी भारतीय को किसी भी समय उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी जगह हड़ताल के लिए लोगों को बोल दिया। लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर जगह जगह हड़ताल कर दी और गांधी जी पलवल में गिरफ्तार कर लिए गए। हरियाणा में एक स्थान है पलवल, जहां पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पलवल में गांधी जी पंजाब की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करते समय वहां क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में इस कानून के तहत ही गिरफ्तारियां दी जा रही थी। वहां पर एक सभा की जा रही थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को सभा की जा रही थी जलियांवाला बाग नामक स्थान पर। वहां पर एक अंग्रेज था, जनरल डायर, एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर। उसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इस प्रकार ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद हुआ था। मार्च में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और एक इसी प्रकार का प्रदर्शन था जिसमें एक सभा की जा रही थी बिल्कुल जलियांवाला बाग में। वहां पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और 400 लोग, जो निर्दोष लोग थे, वो मारे गए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही जो एक्ट बनाया था, इसके विरोध में काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद जब सब कुछ हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जनरल डायर के द्वारा ये इस कानून का विरोध किया गया, उसके बाद गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। दूसरा आंदोलन जिसका अभी हम अध्ययन करेंगे, असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तो इसमें सबसे पहला कारण हम लिख सकते हैं रॉलेट एक्ट जो कि पास किया गया था, वो इसका
कारण था। गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब एक बड़ा आंदोलन हमें छेड़ना पड़ेगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी असहयोग आंदोलन का एक बड़ा कारण था। तीसरा, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति जो भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था, वो भी हो सकता है। असहयोग आंदोलन के अंदर जो क्या क्या गतिविधियां थी, हम उसके बारे में अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन में जो सरकारी विद्यालय थे, यानी विद्यार्थियों के द्वारा इसमें क्या सहयोग किया गया, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने से उन्होंने मना कर दिया। वकीलों ने उसमें क्या सहयोग किया, वकीलों का सहयोग रहा कि उन्होंने सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया। इसमें अगर हम बात करें कामगारों की तो उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने कारखानों में हड़ताल कर दी। अगर हम बात करें किसानों की तो किसानों ने भी विरोध किया इसका। और आम जनता जो थी, आम जनता ने इसमें अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। ये सब गतिविधियां असहयोग आंदोलन में की गई थी। तो क्या हो रहा था कि यह आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था, फिर भी इसको क्यों समाप्त कर दिया गया? तो यहाँ एक कारण बनता है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह थी, चौरा चौरी नामक एक जगह थी। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भीड़ पर इस आंदोलन के दौरान गोलियां चला दी, जिससे भीड़ में कुछ लोग मारे गए। तो जो भीड़ थी वो आक्रोशित होकर उसने चौरा चौरी का जो पुलिस थाना था उस पर हमला कर दिया और उसमें 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी और पूरे थाने को जला दिया गया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने 1922 में। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आंदोलन वापस लेने से काफ़ी जो कांग्रेसी थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और भी अन्य कई कांग्रेस के नेता थे, वो नाराज हो गए। वो इससे नाराज हो गए क्योंकि गांधी जी ने ये बहुत ही गलत समय पर आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन जब पूरे चरम पर था तब इसे वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रूसफील्ड नामक एक जो अंग्रेज न्यायाधीश था, उसकी अदालत में गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई। यहाँ पर एक छोटा प्रश्न भी कई बार आ जाता है, 6 साल की सज़ा सुनाई गई तो गांधी जी को कौन से आंदोलन के बाद 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन। छोटा प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे है चौरा चौरी नामक स्थान? यूपी, गोरखपुर। ये नक्शे मैप में भी ये प्रश्न आ सकता है। और गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? 10 मार्च 1922 को। गांधी जी ने ये आंदोलन वापस क्यों लिया? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। तो ये सब बातें होने के बाद ये आंदोलन समाप्त मान लिया गया। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इस आंदोलन से क्या कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल। इससे ये जो आंदोलन चल रहा था वो एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, लोगों में एकता स्थापित हो गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के तुरंत बाद किया। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919-20 में ही हुआ था। यहाँ पे हम खिलाफत आंदोलन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। खिलाफत आंदोलन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी के द्वारा बहुत ही सही समय पर किया गया आंदोलन था। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए गांधी जी ने इसमें सहयोग किया था और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में इनका समर्थन हासिल किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित ये खिलाफत आंदोलन था। ये क्या था? भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध में कि वो तुर्की के साथ कोई छेड़खानी उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो तुर्की का जो शासक था उसे भारतीय मुसलमान उसे खलीफा, अपना खलीफा मानते थे और वो चाहते थे कि अंग्रेज हैं वो जीत के पश्चात जो तुर्की है वो मित्र राष्ट्रों के साथ था, तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ था, इसलिए तुर्की का विघटन ब्रिटिश सरकार ना करे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की का विघटन शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के मुसलमान
आंदोलनकारी बन गए। यहाँ के मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, और इस आंदोलन के समर्थन के पीछे महात्मा गांधी की यही रणनीति की थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। यह आंदोलन हालांकि असफल रहा, लेकिन इससे भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने में सफल रहे थे गांधी जी। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो नमक कानून को तोड़ने से शुरू हुआ था। नमक कानून को तोड़ने से शुरू हुआ था। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था साइमन कमीशन। भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन मुंबई आया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यहाँ की परिस्थितियों का जो जांच करने आया था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इस कमीशन का विरोध किया गया। जगह जगह हड़ताल की गई, जगह जगह इसका विरोध किया। ऐसे एक विरोध में लाहौर में एक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और उसके बाद यहाँ पर इसके विरोध में और ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़े करने का जो निर्णय लिया गया, उसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायी कहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ पे एक एक लाइन में प्रश्न बनता है। 6 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। कहाँ पे जाना था इन्हें? दांडी नामक स्थान तक की यात्रा करनी थी। साबरमती अहमदाबाद से इन्होंने दांडी तक की यात्रा करनी थी। 240 मील की ये यात्रा थी, और इन्होंने ये यात्रा 5 अप्रैल तक पूरी कर ली थी। 5 अप्रैल तक पूरी कर ली थी, और अप्रैल 1930 के अंदर गांधी जी ने वहाँ पर दांडी पहुंचकर नमक बनाकर सर्वप्रथम नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून क्या था? नमक कानून ये था कि स्थानीय लोगों को जो नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और उन्हें अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्रियों का नमक खरीदना पड़ता था उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाया हुआ था, इसलिए बहुत महंगे मूल्य पर उन्हें नमक प्राप्त होता था, जिससे भारी राजस्व नुकसान भारतीयों का हो रहा था, राजस्व का नुकसान हो रहा था। तो इस प्रकार से नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर और क्या गतिविधियां हुई, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले किसानों ने, इन्होंने गांधी जी का सहयोग किया, और इन्होंने वनों से संबंधित विभिन्न कानूनों को तोड़ा। वनों के कानून, अंदर के किसानों ने वनों के कानून तोड़े। उसके बाद वकीलों ने, वही जो असहयोग आंदोलन में था, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। जो अवैतनिक पद थे वो लोगों ने त्याग दिए। अवैतनिक पद अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए थे वो त्याग दिए, अवैतनिक पद त्याग दिए। विद्यार्थियों ने क्या सहयोग किया? विद्यार्थियों ने जो सरकारी शिक्षण संस्थान थे उनका बहिष्कार किया, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। मजदूरों ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी, मजदूरों ने कारखानों में हड़ताल कर दी, और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अंग्रेजी शराब की दुकानों का विरोध किया। अंग्रेजी शराब की दुकानों का विरोध का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, किसमें? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया, असहयोग आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया गया।
विदेशी कपड़ों की और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस प्रकार फिर से एक बार ये भारत को एक सूत्र में पिरोने में कामयाब साबित हुआ। ये आंदोलन बहुत ही मजबूती से चल रहा था। तभी गांधी जी के साथ 1931 में एक जो इरविन नामक अंग्रेज अफसर था, गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है 1931 में। और गांधी जी ने एक बार इस आंदोलन को वापस ले लिया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी लंदन भाग लेने गए तो इनका जो आपस में जो समझौता था वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद गांधी जी ने भारत आकर वापस 1931 में इस आंदोलन को दोबारा इस आंदोलन को चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ, तो एक बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया भारत में, और 1934 तक आते आते यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त हुआ था। तो इस आंदोलन में भी भारतीयों को काफ़ी एकता के सूत्र में पिरोने में कामयाब रहे थे गांधी जी। और चूंकि यह आंदोलन कामयाब था, लेकिन बहुत लंबा खींचे जाने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे अपने आप में ही सुस्त पड़ गया था। तो इस आंदोलन से क्या फ़ायदा हुआ? इस आंदोलन से भारतीयों में एकता की भावना भर दी गई थी, और जो अंग्रेज़ सरकार थी उनको भी पता चल गया था कि अब भारतीय हमारे शासन से बिल्कुल नाराज़ चल रहे हैं और वो एक हो गए हैं, अब हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रहा था। तो इन 4 के अंदर ये लगभग छोटी टिप्पणियों में आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हो। भारत छोड़ो आंदोलन का एक अलग से मैं आपको बड़ा उसमें विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा प्रश्न भी आने की संभावना है। इन दोनों पे बड़ा प्रश्न अकेले पे भी आ सकता है, टिप्पणी के रूप में ना आकर सीधा प्रश्न भी आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।